कब्जा कर लिया है। तो मैं एक मूवमेंट चला रहा हूं क्षेत्र में कि कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटियों को इन लोगों से बचाया जाए, कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटियों में आरटीआई लगा करके जानकारी तथ्यात्मक बाहर आए और इनके खिलाफ जो है हम कार्रवाई कर सकें। और आपको बताते हुए मैं यहाँ बात रख रहा हूं कि 2 कोऑपरेटिव सोसाइटियों के प्रबंधकों को हमने जेल तक पहुंचा दिया है। और अच्छा प्रयास आरटीआई की बदौलत हुआ है। आरटीआई के तहत मैंने पूरे तथ्य निकाले। हालांकि मेरे ऊपर कई बार हमले भी हुए, कई धमकियां भी आई, SC का मामला भी हमारे ऊपर लगाया गया, लेकिन हमने सोचा कि शायद ये अवरोध जो है हमारे उद्देश्य को रोक नहीं पाएंगे। और अभी हम इस मामले को लेके आगे जा रहे हैं। अभी हम सब लोगों को सुनना चाहेंगे, कभी मौका मिला तो कोऑपरेटिव सोसाइटियों के बारे में और लंबी चर्चा करेंगे। जी धन्यवाद शिवानंद जी। बिल्कुल एक आध बल्कि कार्यक्रम भी अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर के रखेंगे, तो आप अपने अनुभव और जो भी आपने अच्छे काम किए हैं इस दिशा में, तो आप निश्चित तौर पे उसको आप हम लोगों के बीच में साझा करेंगे। रमाकांत कौरव जी कैसे हैं और आपका क्या प्रगति चल रही है आप वाले मामले में? आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं क्या? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी जी, सभी को सादर नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं ये वो जो रेत घोटाले को मैंने उजागर किया था, उसमें अभी कार्रवाई के आदेश हुए हैं। और दूसरा एक शस्त्र लाइसेंस घोटाला हमारे यहाँ जो आरटीआई के माध्यम से उजागर हुआ है, तो उसकी मैंने शिकायत भी की है। नहीं वो सही है। और आपके साथ जो ये हुआ है ये दुखद हुआ, इसके बारे में तो हम लोगों को पहले भी जानकारी है और आपने इसका शेयर किया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने इसका अपडेट जानना चाहा था। तो हाई कोर्ट में तो आपके साथी अधिवक्ता वहां पर होंगे, क्योंकि आप नरसिंहपुर से हैं, तो जबलपुर नरसिंहपुर पास में ही है। पर हमसे जो भी उम्मीद इसमें आप कर सकते हैं, तो आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और नित्यानंद जी और उनके जो साथी अधिवक्ता हैं जो जबलपुर में हाई कोर्ट में, वो सब आपकी मदद करेंगे। और कैसे इसमें पिटीशन फाइल की और कैसे आपको गवर्नमेंट के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से प्रोटेक्शन मिले, वो भी उसमें किया जाएगा बिल्कुल। और आवश्यक है वो आपको मिलेगा, क्योंकि वो तो हाई कोर्ट में जब पिटीशन आप दायर करेंगे तो आपके पूरे प्रकरण को देखते हुए जो न्यायाधीश महोदय हैं वो निश्चित तौर पर उस पर विचार करेंगे और आपको उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस में वो इस तरह से होता है और प्रोटेक्शन उपलब्ध करवाते हैं। यदि आपको प्रोटेक्शन चाहिए होगा तो जी मैं पूरे दस्तावेज लेकर नित्यानंद सर के पास चला जाऊंगा। थोड़ा सा आप बताइएगा उनको, उनसे मैं मुलाकात कर लूंगा। वो बिल्कुल पूरा हेल्प करेंगे। तो आगे धन्यवाद जी, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में ओप्पो F11 से हमारे एक साथी जो दिख रहे हैं, अपना वीडियो ऑन किए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? हाँ, लेकिन आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, मेरा नाम दीपक शर्मा है। सर मैं गौ धर्म न्यूज का संपादक हूँ, नवसारी गुजरात में पड़ता, सूरत के बिल्कुल पास में। अच्छा हाँ जी सर। सर इसमें ऐसा है कि मैंने भी पुलिस अधीक्षक को यानी एसपी को मैंने एक लेटर लिखा था, और मैंने काफी जिलों के अंदर, काफी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने ये सब लिखा है, आरटीआई की है। उसके अंदर सर जो मर्डर केस होते हैं, लूट केस होते हैं, जो किडनैपिंग केस होते हैं, रेप केस होते हैं, पोस्को के केस होते हैं, उससे रिलेटेड मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी थी। तो सर कुछ जगहों से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि आप यहाँ पे निरीक्षण कर लीजिए और जो भी आपको सूचना चाहिए वो जो शुल्क है वो आप भर के वो ले लीजिए। लेकिन सर नवसारी डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी हैं सर, उन्होंने तो स्पष्ट ही लिख दिया कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जा सकती। तो सर इसके लिए मैं कुछ उचित आपसे मार्गदर्शन चाहूंगा कि मुझे कोई ऐसा कोई हुक्म हुआ हो किसी न्यायालय का, ताकि हम उनको दे सके कि सर इसमें किडनैपिंग जो केस है, भले रेप केस का एक बार हम लोग समझते हैं, पोस्को का हम लोग समझते हैं कि छोटे बच्ची का नाम होगा, इसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाए, वो बात समझते हैं। लेकिन जो केस खत्म हो चुका है, जिनके हुक्म हो चुके हैं, जो न्यायालय ने उनको जो पनिशमेंट दे दी है वो सब हो चुका है, उसके बाद तो वो सूचना मिलनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी सर वो लोग कुछ नहीं देखते, वो खाली ये देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन मांगी है पुलिस स्टेशन से तो उसको अवॉइड कर दो और कलम 8 लगा दो। तो सर एक काम आप और कर सकते हैं। जी सर। भाई इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप न्यायालय में जहां से ये मामला डिस्पोज हुआ है और जहां पे इनको
पनिशमेंट अनाउंस हुआ है, उस हाँ। न्यायालय में भी आप एक आरटीआई लगा करके इसके समस्त हाँ। दस्तावेज आदेश सहित आप चार्जशीट और जो भी सब था इसका ऑर्डर शीट सब आप वहां से ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो वहां भी आप एक अच्छा। आरटीआई जरूर लगा। जी सर, लेकिन सर इसका कोई ऐसा कोई हुक्म है अपना यहाँ पे आपका ध्यान के अंदर हो कि जिन्होंने ये इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मांगी हो और इन्होंने कलम 8 लगाई हो लेकिन बाद में न्यायालय ने उसको दिलाई हो, ऐसा कुछ है? शिवानंद जी, कई सारे हाँ जी। ऐसे आदेश हैं, संभवतः राहुल सिंह जी के ही आदेश हैं जो उन्होंने निजी जानकारी के नाम पर, जब पीआईओ ने आत्मदीप जी के सर हैं, सर हमारे आत्मदीप सर जुड़ गए हैं। आत्मदीप सर, इनका प्रश्न तो आप समझ लिए हैं, तो इनका ये कहना है कि 81J का हवाला दे करके इनको ये जानकारी पुलिस विभाग से रोकी जा रही है। उनका ये कहना है कि ये निजी जानकारी है। तो हमें लगता है कि इसमें कई बार हमारी लोगों की चर्चा हो चुकी है और आपने भी विचार अपने रखे थे, अपने कुछ शायद आदेशों का आपने हवाला भी दिया था कि जिन कार्यों में ऑलरेडी चार्जशीट पेश हो गई है, और ये तो ऐसा केस है जिसमें जजमेंट हो चुका है, तो इसमें कोई ऐसी जानकारी है ही नहीं जो विवेचना को प्रभावित करना या अपराध अनुसंधान को प्रभावित करना, इस तरह से कुछ बोल करके वो जानकारी रोकी जा सकती है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये पूरी क्लोज स्टोरी है। तो हमें लगता है कि ये जानकारी तो इनको मिलनी चाहिए। कुछ साइटेशंस हो सर आपके पास में अपने ही, तो कृपया इनको अवगत कराएं। सर अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। सभी साथियों को नमस्कार। सर जानकारी क्या मांगी थी आपने किडनैपिंग के बारे में? सर मैंने ये मांगा था कि भाई 2010 से लेके 2000 अभी तक 2023 तक जो भी आपके कार्य क्षेत्र विस्तार में जो किडनैपिंग हुए हैं, लूट हुई है, लूट हुई है, किडनैपिंग हुई है, मर्डर केस हुए हैं, रेप केस हुए हैं, उनकी मुझे जानकारी दीजिए। तो सर उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया कि ये कलम 8 के अंदर आती है, आपको नहीं मिलेगा। यह सरासर गलत है। जी सर। ऐसा आदेश शून्य घोषित किए जाने योग्य है। आप सर अगर अखबार पढ़ते हैं। हाँ जी सर, वो इसके लिए अवॉइड करना चाहते हैं ताकि ये जो है प्रार्थी जो है फर्स्ट अपील करे, अपील के अंदर वो एसपी यही ऑर्डर देगा और उसके बाद सेकंड अपील में जाएंगे, धीरे धीरे करके थक जाएंगे और धीरे धीरे करके जो आरटीआई है ये लगभग नाबूद हो जाएगी। ठीक है, इनका इंटेंशन ऐसा है सर। आपका कहना ठीक है, वो मकसद हो सकता है, लेकिन जो जानकारी आपने मांगी वो साफ तौर पर सूचना के अधिकार के अंतर्गत दिए जाने योग्य है और इसमें केंद्रीय सूचना आयोग और विभिन्न राज्य सूचना आयोगों को भी कई आदेश पारित हुए हैं। और देखिए, जो आपने जानकारी मांगी वो तो स्वतः सार्वजनिक की जाती है। आप क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखते होंगे जो भारत सरकार का है, वो समय पर जारी करता है आंकड़े अलग अलग राज्यों के कि इस राज्य में इस अवधि में इतनी चोरी, इतनी डकैती, इतने बलात्कार, इतने बाल अपराध या अपहरण की घटनाएं हुई, फिरौती की घटनाएं हुई। ये आंकड़े हर साल खुद सरकार जारी करती है, राज्य सरकार की एजेंसियां भी जारी करती है कि ये अपराध बढ़े हैं, ये अपराध घटे हैं, उसमें संख्या दी जाती है। तो इसमें कुछ भी छिपाने योग्य नहीं। और आप जो ने जो एक बात कही है कि न्याय निर्णय भी हो चुका है उन जिन मामलों का, जी कोई बाधा आती ही नहीं। केवल जो अंडर इन्वेस्टिगेशन कोई केस है तो उसकी जानकारी आप रोक सकते हैं। एक आपकी तरह हमारे सामने भी जब हम सूचना आयुक्त थे, ग्वालियर चंबल संभाग के एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाई थी। उसने पुलिस द्वारा अभी तक की गई मुठभेड़ों की और उसकी डिटेल वो मांगी थी और उसमें यही सब हुआ था जो आपके साथ हुआ। जी हमने उसमें आदेश पारित किया था कि मुठभेड़ों की जानकारी में छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन नहीं आती है, न धारा 81 का कोई प्रावधान लागू होता है। जो मुठभेड़ें हो चुकी, जिन पे कार्रवाई हो चुकी, जिनकी मुठभेड़ों की जांच हो चुकी, न्यायालय में भी रिपोर्ट पेश की जा चुकी, उन मुठभेड़ों की जानकारी देने में कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ आप मुठभेड़ों के में जो गवाह हैं उनके नाम छिपा सकते हैं ताकि उनके जानमाल को नुकसान ना हो, और वो जानकारी पुलिस द्वारा फिर दी गई। जी, तो इस आदेश को आप हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और वीरेंद्र कुमार जी ने भी हैंड रेज किया, शायद इस विषय पर वो अपने कुछ ओपिनियन रखना चाहते हैं। इस बीच हम माननीय शैलेश सर का स्वागत करेंगे हमारे। क्योंकि किडनैपिंग के बारे में आपने कहा है, आईपीसी में 2 अलग अलग ऑफेंसेस है, किडनैपिंग और एबडक्शन। 18 साल से छोटे बच्चों का किडनैपिंग होता है, 18 साल से बड़े का एबडक्शन, अपहरण जिसको कहा है। इसमें जो सेक्शन 74 है जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस
केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, तो इसमें सेक्शन मिल जाते हैं। लेकिन जहाँ पर आप यदि आइडेंटिटी की बात करोगे विक्टिम की, तो वहां पर फिर वो विक्टिम के राइट्स का भी उसमें उल्लंघन हो सकता है। तो इसलिए और कुछ ऐसे कानून भी है कि जो बाल अपराधी है या फिर जो विक्टिम है, जिसको बोलते हैं कि चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, तो इन बच्चों के भी नाम जो है ये डिक्लेयर करने पर कानूनी तरीके से रोक है। ओके, थैंक यू जी जी। तो यदि जजमेंट हो गया मेरे है तो सवाल है शिवांग जी। मामले में हेलो यदि हेलो जजमेंट शिवांग जी, आ मेरा गया तो है, सवाल है। हाँ आशीष नारायण जी एक मिनट होल्ड करिए। यदि जजमेंट हो गया है तो हम ये मानते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि बाल अपराधियों से संबंधित, चूंकि उनकी साइकोलॉजी या इस तरह से उनका सोशल उसमें इफेक्ट पड़ेगा, हो सकता है। लेकिन यदि जजमेंट आ गया है और उनको अपराधी घोषित किया जा चुका है, तो ऐसे लोगों के नाम डिस्क्लोज करने में क्या दिक्कत होगी? आत्मदीप सर, इसमें क्या समझ में आया? पहले सर, जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर कानून में ऐसा प्रावधान है कि जुवेनाइल का नाम नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है, तो फिर वो आरटीआई में भी नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, वो कानून के विरुद्ध होता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कानून में कि 18 साल के पहले बच्चा है, बच्चा कौन सी उम्र तक है वो इसके बड़ा विवाद चलता है, और कानून में शायद 18 साल से नीचे को बच्चे माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम नहीं। और ये माना जाता है कि वो अपने पूरे दिमाग से काम नहीं कर सकते हैं, वो बच्चे हैं, उनको बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर ऐसा प्रावधान है तो मेरे हिसाब से वीरेंद्र जी की बात सही है। सही है। तो जुवेनाइल एक्ट जो है उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। और बीरेन जी ने जो बात करी, सेक्शन 22 आरटीआई एक्ट में साफ साफ बोला है, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विद कंटेंट इन द ऑफिशियल सीक्रेट्स एंड सच। तो मेरा सवाल है, जब कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, व्हिच विल प्रिवेल? देखिए, मना 81J में किया गया, मना 81J में किया है, मना आईपीसी में या जेजे एक्ट में नहीं किया गया। तो आरटीआई का ही प्रावधान उल्लंघन। तमाशा देख रहे पत्रकार वगैरह की एंट्री बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती है इन कैमरा ट्रायल में। नहीं, वो होना भी चाहिए सर, वो होना भी चाहिए। वीरेंद्र जी, होना भी चाहिए। एक बात आपने बहुत अच्छा यहाँ पे रीच किया है, ये भी एक डिस्कशन का ही मुद्दा है। जैसे आपने कहा कि फिल्मों में इस तरह से दिखाया जाता है, उसको थोड़ा ग्लोरीफाई करके और इस तरह से पूरा, तो जब यहाँ पर ऐसा है कि मतलब प्रैक्टिकली इस तरह से है कि वो बहुत सारे लोग वहाँ पे नहीं हो सकते, एक लिमिटेड ही होंगे, तो फिर फिल्मों में इस तरह से जो दिखाया जाता है तो उसका भी तो एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है ना सोसाइटी में। बिल्कुल सही है। देखो, कानून वैसा ही था 1994 में जो दामिनी में दिखा गया, इट इज 100% ट्रू। लेकिन 1994 का 2005 का अमेंडमेंट हुआ, 2010 का अमेंडमेंट हुआ, 2014 का अमेंडमेंट हुआ, 2018 का अमेंडमेंट हुआ। अब सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट बदल चुका है। तो जो दामिनी में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे 94 में, उस टाइम वो सही थे, लेकिन अब नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि अब सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, वो बदलाव होता है। जो दिखाया दैट वाज करेक्ट एट दैट टाइम। ओके, तो ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा होल्ड करेंगे और एक नए टॉपिक पर अपन लोग अब जंप करते हैं। यहाँ पर चर्चा करेंगे डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो 2022-23 का जो मसौदा था, जिसके विषय में हम लोगों ने कई सप्ताह, कई संडे लगातार हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की। और चर्चा के दौरान हम लोग इसमें से कुछ मंथन करके निकाले भी, जगह जगह इसका एजिटेशन प्रयास किए गए, लिखा गया, और वेब पोर्टल के माध्यम से जो उनके द्वारा उपलब्ध करवाया गया था, वहाँ भी हमारे साथियों ने, हम लोगों ने आपत्तियां वहाँ पर दर्ज की। तो वर्तमान में इसकी क्या प्रोग्रेस है, कहाँ क्या कैसे आप लोगों के प्रयास चल रहे हैं? अभी बीच में सुना था कि पोस्ट कार्ड का भी एक कैंपेन चल रहा था। हालांकि आज भास्कर प्रभु जी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि वे एक अपने कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गए हैं, तो उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की है।
पर अभी हमारे जो भी साथी आप लोग हैं तो थोड़ा इस विषय में आप लोग बताएंगे। अभी मैं शुरुआत करूंगा माननीय शैलेश सर से। 2 सप्ताह अभी वो बाहर रहे हैं, तो क्या वो इसी विषय पर अपना कुछ मैंडेट आप तैयार कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे सर, या क्या जो भी डेवलपमेंट रहा? एक पिटिशन ऑनलाइन शुरू किया है जिसको इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगा पिटिशन के लिंक को। change.org/SaveRTI Act, इस पे जाके साइन कीजिए, लोगों को रिक्वेस्ट कीजिए साइन करें। दूसरा पोस्ट कार्ड वाला जो कैंपेन है वो भी आई थिंक यूजफुल है। इसे 2 पहलू आप समझ लीजिए। सब पर्सनल इंफॉर्मेशन को बाहर करने का मतलब है कि अगर किसी का नाम के साथ कुछ भी जोड़ा जा सकता है इंफॉर्मेशन, तो वो नहीं देने का। अगर आप सोचे तो मेरे से 99% या 90% के ऊपर इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो किसी न किसी के साथ जोड़ सकते हैं। और पर्सन का डेफिनेशन दिया है इंडिविजुअल, कंपनी या सरकार। स्टेट इज ऑल्सो पर्सन, सो स्टेट से लागू होती इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सके। ये सूचना का अधिकार न बन के सूचना मना करने का अधिकार बन जाएगा। दूसरा, इसका एक और पहलू समझने कि सेक्शन 29(2) में कहा है कि डीपीटीपी बिल ओवरराइड करेगा सब एक्सिस्टिंग कानून को। अब डीपीटीपी बिल के वायलेशन के लिए 250 करोड़ या 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। कोई भी पीआईओ को अगर डाउट रहेगा कि ये डीपीटीपी बिल को वायलेट करेगा, तो कहेगा 1 लाख 2 लाख या 5 लाख या 50 लाख की पेनल्टी तो मैं भर ही नहीं सकूंगा, उसके बदले में आरटीआई का 25,000 का पेनल्टी एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ये आरटीआई का जनाजा निकल जाएगा एक तरह से, और ये समझना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली न मीडिया में न जनता में हम इसकी बात पहुंचा सके हैं, और हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए। और अगर ये पास न हो, ये सबसे पहला प्रयत्न करना चाहिए। और अगर गॉड फॉरबिड पास हो गया तो इसको बाद में भी अपोज करते रहना ये बहुत जरूरी है, अगर लोकशाही और लोकतंत्र या आरटीआई का कोई मतलब है तो। अदरवाइज आरटीआई विल बी अ डेड एक्ट। कमीशंस रहेंगे, कुछ लोग आरटीआई करेंगे, कुछ को इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं मिलेगी, जैसे अधिकार से वंचित करेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार घोषित कर चुका है, एक नहीं कई फैसलों में। आरटीआई एक्ट लागू होने के पहले भी सुप्रीम कोर्ट ये अपने आदेशों में स्थापित कर चुका है कि लोगों को जानने का अधिकार मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार का हनन संविधान में व्यवस्था है कि नहीं किया जा सकता है अपरिहार्य स्थितियों को छोड़ के, और ऐसी कोई अपरिहार्य स्थितियां भी है नहीं कि लोगों को जानने का अधिकार रोक दिया जाए। तो इस सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमाणित इस मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए हम सबको डाटा प्रोटेक्शन बिल के उन प्रावधानों का विरोध करना चाहिए जो आरटीआई एक्ट को बेदम बनाने वाले हैं। और ऐसा नहीं किया गया तो आरटीआई एक्ट एक तरह से बड़े मायने में निरर्थक होकर रह जाएगा, दिखावटी अधिकार बन के रह जाएगा। इसलिए हम सब लोग अभी भी ज्यादा से ज्यादा पत्र लिखें, प्रधानमंत्री जी को मेल करें और अपने साथियों से भी कराएं। इस दिशा में माननीय शैलेश गांधी जी ने अभी सही कहा कि मीडिया में भी जागरूकता नहीं है। तो चूंकि हम मीडिया के फील्ड से हैं और पत्रकारों के श्रम संगठनों में भी वर्षों तक जुड़े रहे हैं, तो उन संपर्कों का लाभ लेते हुए हमने अधिकांश पत्रकारों तक डाटा प्रोटेक्शन बिल के आरटीआई पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में Recording in progress. बहुत अच्छा। सब अपने अपने मतलब क्षेत्र में, अपने अपने गांव में, अपने अपने मतलब शहर में ही अगर सरकार तक अपना विरोध पहुंचाएंगे। अच्छी बात। ठीक है, धन्यवाद के पात्र हैं। और गुप्ता जी ने पहले भी अपनी बात ये रखी थी, हमने उनको सजेस्ट किया है कि वो अपने जो भी इस तरह से मीटिंग वगैरह हुई है उसके फोटोग्राफ्स और डिटेल्स वो व्हाट्सएप। हिंदुस्तान में हिंदी बात Recording in progress. रहता, ठीक से अपनी बात नहीं रख पाता, तो लिखित में वो कमी भी पूरी हो जाती, आपसे कोई चीज छूटती भी नहीं।
और वो आपके फाइल बिल्कुल में सर। रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाता है। तो ये जरूर जी करना चाहिए। जी जी सर, हाँ। धन्यवाद सर। अतुल सर नमस्कार। सर वो सर। माननीय शैलेश जी भी हमारे बीच है, उनके अच्छा सर, अभियान को आगे बढ़ाने के लिए डाटा बिल के हम सबका साझा अभियान है, इसके बारे में बाकी साथी भी बताएं। वो साथी। हाँ सर, हमको हमारा एक तो सवाल है सर, पहले लोग ये डाटा बिल के खिलाफ क्या क्या किन्होंने किया है अपने साथी लोग बताएंगे तो पहले अच्छा लगेगा, फिर सवाल ले लेते हैं। अभी तो 12 ही बजा है, 1 घंटा है। हाँ सर, ठीक है सर। नमस्ते सर, मैं बालेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ सर। हाँ बालेंद्र जी प्रणाम सर। सर मैंने भी इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया था, पत्र लिखा था तहसीलदार महोदय के, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री के नाम से लिख दिया था। और आपने अभी जैसे बहुत अच्छी जानकारी दिया कि आप पोस्ट के माध्यम से और अपने क्षेत्र के सांसदों को ये चीज लिखें। आपने जो ये मार्गदर्शन दिया सर बहुत ही सराहनीय है, और हम ये जरूर ऐसा करेंगे, अपने क्षेत्र के सांसद को पत्र लिखकर इस बात से अवगत कराएंगे सर। यही बालाजी भाई, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने भोपाल में मिलकर हमें बताया भी था जो इशू आप उठा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन ये हम सबको समझना चाहिए कि डाटा बिल भारत सरकार का विषय है, उसके कार्य क्षेत्र में आता है। उन्होंने ही इसका मसौदा जारी किया है, केंद्र सरकार। तो इसमें राज्य के मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं, विधायक की कोई भूमिका नहीं। विधायक भी अगर विपक्ष का है तो उसको वो हमारे निवेदन पे पत्र लिख सकता है प्रधानमंत्री को, लेकिन इसका सारा दारोमदार भारत सरकार पे, तो वही लिखना चाहिए, उनको केंद्र पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, और साथी बताएं। बहुत अच्छी बातें अभी तक बताइए। सुनील जी ने, ध्रुवे जी ने, और इन्होंने बालेंद्र मिश्रा जी ने, बाकी साथी भी बताएं। उन्होंने भी जरूर कुछ न कुछ किया होगा, क्योंकि ये 4-5 वेबिनार्स में ये विषय उठा चुके हैं हम सब। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो बता सकते हैं कि वो आगे ये करने वाले हैं इस बिल के खिलाफ। अभी समय है, अभी बिल पेश नहीं हुआ है पार्लियामेंट, और बिल पेश हो जाएगा तो भी उस पर डिबेट होगी, तो तब तक भी आप चिट्ठी लिखना हम जारी रख सकते हैं। बल्कि बिल अगर पास हो गया बदकिस्मती से हम सब की, तो भी हम विरोध जारी कर सकते हैं लिखते हुए। तो विरोध की कोई सीमा नहीं है, आप लिखते रहिए बिना किसी अवधि की परवाह किए। बताएं बाकी साथी भी क्या किया है या करने वाले हैं। आदमदीप सर, इसमें एक चीज और भी डिस्कस करनी थी, शैलेश सर भी हैं। 150वां हमारा कार्यक्रम होगा, अभी 141वां चल रहा है, तो हमें लगता है कि 8-9 संडे हमारे पास बचे हुए हैं। तो इस दरमियान हमें 150वें कार्यक्रम की भी एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी, और उस पर भी हमारा जो थीम होना चाहिए, हमें लगता है कि ये डेटा प्रोटेक्शन बिल को ही लेकर के होना चाहिए। इसका हेडर होना चाहिए, इस तरह से इसी पर फोकस करना चाहिए। और कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी हो, पिछले कार्यक्रम में भी हमने कहा था, रिक्वेस्ट किया था आप लोगों से, तो कैसी रूपरेखा हो और किन महानुभावों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाए इस विषय पर चर्चा करने के लिए, और कौन कौन से कंटेम्प्रेरी जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। हालांकि सब RTI से ही जुड़े हुए होने चाहिए, पर जिस तरह से हमने देखा था कि हमारा 100वां कार्यक्रम था, थोड़ा सा डाइवर्स हो गया था, अलग अलग टॉपिक को लेकर के हमने विशेषज्ञों को बुलाया था। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि वो कार्यक्रम भी कुछ उसी तरह से हो, लेकिन इसका जो थीम होना चाहिए वो हमें डेटा प्रोटेक्शन बिल से जो RTI कानून को नुकसान पहुंचने वाला है उसको हमें रखना चाहिए। तो इस विषय पर अभी से हम इसीलिए बार बार ये कह रहे हैं कि सभी हमारे जो भी साथी इसमें जुड़े हैं उनके कुछ सजेशन यदि हैं तो वो अपने रख सकते हैं, और कुछ लोगों को वो अपने क्षेत्र के ऐसे आमंत्रित कर सकते हैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि बड़ा सा कार्यक्रम रहेगा, दिन भर का कार्यक्रम रहेगा, 2 सेशन में, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में रहेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा करना आवश्यक है। शैलेश सर इसमें कुछ बोलना चाह रहे थे, शैलेश सर ने अपने आप को अनम्यूट किया था। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, प्लीज। नहीं, बहुत अच्छा ख्याल है और इसको हमें करना चाहिए। मगर एक चीज सबको बताता हूँ, ये किसी एक का मुद्दा नहीं है, लोकतंत्र का तो अब उनसे उम्मीद करना भी थोड़ा मुश्किल है। देखिए रमाकांत जी जो गांधी सर ने कहा है,
अब आप जैसे गांधी सर पे ही कितनी उम्मीद आप करेंगे? उन्होंने जी। अपने टाइम पे इतना मेहनत किया, अरुणा राय जी से आप कितनी उम्मीद करेंगे? उन्होंने अपने टाइम पे इतनी मेहनत की, हम लोगों को एक्ट ला के दे दिया। अब जी ये जी कहिए कि हर बार देश परतंत्र हो जाए और महात्मा गांधी और भगत सिंह आकर के हमें नया जन्म लेकर के उद्धार करेंगे, तो ये तो बहुत बेकार स्थिति है। हम जी लोगों को जी स्वयं भी अपने अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा। हम इनका मार्गदर्शन लें, ये हमारे वरिष्ठ हैं, इनका मार्गदर्शन लें, सदैव तत्पर हैं और हमेशा मार्गदर्शन देते हैं, निःशुल्क देते हैं, कंसर्न है, देश के प्रति निष्ठा है, श्रद्धा है, तब हमारे बीच में आते हैं। जी जी लेकिन हम बहुत इतनी उम्मीद ना करें कि मतलब एक 80 वर्ष और 85 वर्ष 90 वर्ष के व्यक्ति से हम कितनी उम्मीद करेंगे? उनकी फिजिकल फिटनेस, जी उनकी फिजिकल पावर कितनी रहेगी, आप ये बताइए। जी जी तो सही ये सर। सारी चीजें हैं। तो हम लोगों को जी अपने स्तर से भी इस पे देखना पड़ेगा कि हमारा लोगों का क्या दायित्व है, जो हमें मिला हुआ है, क्या हम उसको बचा के रख पा रहे हैं, उसको ये जी हमें जी देखना पड़ेगा। हाँ और जी रमाकांत बिल्कुल जी, आप तो तरुण हैं, आप दिखाई दे रहे तरुण हैं, एनर्जी है, दिखने में सर। बहुत अच्छे खासे हैं, आप इसको लीड करिए ना। सही। जी जी सर। सर रमाकांत जी अभी बताइए, युवा आप संघ है, आप अच्छे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, बहुत काम आपने कराए जी हैं आरटीआई के सर माध्यम सर से। सर आप भी बताइए, आपने खुद क्या किया है डाटा प्रोटेक्शन बिल के लिए, या क्या सर करने वाले हैं? लेटर लिखे हैं सर अभी। ज्यादा मैं निकलना मेरा हो नहीं रहा है, क्योंकि खतरा है कुछ, अभी हमले हुए रिसेंटली, आपके नॉलेज में है सर। नहीं, बैठे बैठे पत्र प्रधानमंत्री के नाम लिख के किसी को दे के उसमें पोस्ट डाक के डब्बे में डलवा देना, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी सर, आप पत्र तो लिखे हैं, बस आगे मैं अब मिलने वाला हूँ यहाँ लोकल सांसद वगैरह से। पहले वही, अभी मैं इसके पहले मैंने चर्चा की कि प्रोटेक्शन की मांग कर रहा हूँ कोर्ट से, उसके बाद थोड़ा आना जाना शुरू हो जाएगा। वो प्रोटेक्शन आपको कोर्ट से मिलेगा भी, तो उसका खर्चा आपको खुद उठाना होगा। जी ये तो बिल्कुल सर। जी जी जी। बाकी पत्राचार के माध्यम से विरोध दर्ज करा रहे हैं सर अभी। आपके संपर्क में काफी लोग हैं, तो लिखवाइए सबको। भास्कर प्रभु जी ने तो निःशुल्क पोस्ट कार्ड बांटना गुड आफ्टरनून सर, मैं भी कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बोलिए, स्वागत है।